नमस्कार, मैं हूं निशा बंत। लीगली स्पीकिंग के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत। हमारे बचपन के अनुभव वो नींव होते हैं जिस पर हम सबका बाकी का जीवन टिका होता है, बिल्कुल हमारे घर की नींव की तरह। और अगर वो नींव ठोस नहीं है, उसमें भावनात्मक दरारें या फिर घाव हैं, तो वो हमारे वयस्क जीवन की संरचना को प्रभावित करता है। बुलिंग यानी दादागिरी एक ऐसा कारक है जो जीवन में नकारात्मक के साथ साथ किसी व्यक्ति पर गहरी और लंबी छाप छोड़ सकता है और उसकी आत्मधारणाओं और दूसरों से संबंधित तरीकों के संदर्भ में उनके भविष्य के प्रक्षेप वक्र का आधार बनता है। बुलिंग का सबसे दुखद परिणाम वो होता है जो एक जीवन का नुकसान कर देता है। और दुख की बात यह है कि हम नियमित रूप से ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं जहां बुलिंग शामिल होती है। इस आघात से ना निपटने के कारण कई निर्दोष जिंदगियां समाप्त हो जाती हैं। हाल ही में ही फरीदाबाद हरियाणा के एक किशोर छात्र की आत्महत्या के केस से इस विषय पर फिर से ध्यान केंद्रित हुआ है और ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या इस विषय पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। बुलिंग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट उमंग शंकर जी। उमंग शंकर जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। उमंग जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकेंगे कि बुलिंग और रैगिंग आखिर में होता क्या है? जी, बुलिंग और रैगिंग जो है दे अपीयर सिमिलर ऑन द सरफेस जी, लेकिन दोनों में ही फिजिकल और साइकोलॉजिकल पेन और हर्ट दिया जाता है विक्टिम को, जो कि ज़्यादातर स्कूली छात्र, स्कूल और कॉलेज के छात्र होते हैं। जी। अब बुलिंग जो है हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में हर जगह बहुत प्रिवलेंट है, बहुत ज़्यादा। और रैगिंग भी स्कूल्स में, रैगिंग जो है वो बुलिंग का एक पार्ट ही है। जी। और जो बुलिंग है फिज़िकल भी होती है, फिज़िकल, डायरेक्ट फिज़िकल बुलिंग, डायरेक्ट वर्बल बुलिंग, दो तरीके की बुलिंग है। फिज़िकल में हम इंसल्ट करते हैं, पंचिंग, किकिंग, किसी को मारना, वो आपका डायरेक्ट फिज़िकल बुलिंग में आ जाता है। जी उमंग जी, आप इंसल्ट के बारे में जहाँ बात कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ फिजिकली ही इंसल्ट किया जा सकता है किसी को? क्या वर्बली आप कोई शब्द बोल के भी किसी को इंसल्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शब्द बोलकर भी हम बुलिंग करते हैं। वो डायरेक्ट वर्बल बुलिंग कहलाता है। जी, जी। जिसमें हम किसी को टॉन्ट करते हैं, टीज करते हैं, उसके पहनावे को लेकर, उसके रंग रूप को लेकर। बहुत आम देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो है बुली करते हैं अपने सहपाठियों को कि उनके वेशभूषा को लेकर, उनकी भाषा को लेकर, उनके कल्चर को लेकर, उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। ये सेक्सुअल बुलिंग होती है जिसमें इनएप्रोप्रिएट, इनडिसेंट रिमार्क पास ऑन करते हैं बच्चे एक दूसरे के ऊपर। उनको इनएप्रोप्रिएट कुछ काम करने को बोलते हैं, तो ये सेक्सुअल बुलिंग में आ जाता है। जी, तो उमंग जी, क्या एक सुपीरियर पावर दिखाने की ये कोशिश होती है? बिल्कुल एक जी, छात्र की दूसरी छात्र बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें बुलिंग में ज़्यादातर यही देखा गया है कि जो एग्रेसर होता है वो एज में और स्टेटस में विक्टिम से बड़ा होता है और वो उसी को उनके ऊपर यूज करता है बुली करने के लिए, अपने आप को हावी करने की कोशिश करते हैं अपने से कमजोर व्यक्ति पर। हाँ जी। जी, आप जानते हैं कि बुलिंग जो है वो एक गंभीर मुद्दा है, तो आपको क्या लगता है कि बुलिंग, दादागिरी जो है सिर्फ क्या छात्रों तक ही सीमित रह जाती है? स्कूल के, कॉलेजेस के छात्रों तक ही सीमित रहती है बुलिंग? जी, ज़्यादातर तो बुलिंग स्कूल के छात्र छात्राओं और कॉलेज के छात्र छात्राओं तक ही है जी। पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऑफिस की महिलाएं भी फेस करती हैं बुलिंग, जिसको हम कभी सेक्सुअल हैरासमेंट का नाम देते हैं जी।
और स्टॉकिंग का नाम देते हैं। जी, वो भी एक तरीके की बुलिंग बुलिंग ही है जो वो अपने बॉस से फेस करते हैं या अपने सह कर्मचारियों से द्वारा फेस करती हैं वो। जी जी जी। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि बुलिंग जो है वो स्कूल और कॉलेज से बाहर ऑफिसेज में भी है। जी उमंग जी, जैसे कि आप बात कर रहे हैं बुलिंग की, और आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही निर्दोष व्यक्तियों की जान भी चली जाती है। क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ऐसी आपराधिक घटनाओं से निपटने के लिए हमारे पास में क्या कोई अधिनियम है या नहीं? जी हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि हमारे पास कुछ प्रावधान हैं इंडियन पेनल कोड में जो कि बुलिंग और रैगिंग जैसी समस्या से निपटने के लिए ज़रूरी हैं। जी। और यूजीसी की भी कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं 2009 के जो कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लागू होते हैं रैगिंग और बुलिंग जैसी गतिविधियों से निपटने के लिए, ऑफेंस से निपटने के लिए। जी, जी। और उसमें अगर कोई व्यक्ति कोई स्टूडेंट रैगिंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो डिपेंडिंग ऑन कि क्या नेचर है, ग्रेविटी ऑफेंस का, उनको उसी के अनुसार सज़ा दी जाती है। जैसे कि सस्पेंशन, डिसमिसल, कई बार एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता, स्कॉलरशिप वगैरह से डिप्राइव कर दिया जाता है। तो इस तरीके के अनेकों प्रावधान हैं यूजीसी के रेगुलेशंस में। उमंग जी, जैसे कि आपने बात करी यूजीसी गाइडलाइंस के बारे में, तो क्या आपको लगता है कि ये दिशा निर्देश जो यूजीसी गाइडलाइंस के द्वारा सेट किए गए हैं, तो इनका क्या ये फॉलो ठीक से हो पाती हैं? जी बिल्कुल, आजकल कॉलेजेस वगैरह काफ़ी स्ट्रिक्ट हुए हैं इस तरह के ऑफेंसेस को लेकर, और वो इन रेगुलेशंस को फॉलो भी कर रहे हैं। उतना उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा जितना शायद देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये केसेस की पूरी रोकथाम के लिए। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मेरा भी यही मानना है कि पूरी तरह से कुछ इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन अधिनियमों पे, इन रेगुलेशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, लापरवाही करते हैं। बिल्कुल लापरवाही करते हैं गाइडलाइंस को। यस, जिनकी वजह से आए दिन हमें सुनना पड़ता है कि इस तरीके का छात्रों के साथ क्या हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उमंग जी, 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार की थी राघवन कमेटी के नाम से, जिसका टाइटल दिया गया था द मेनेस ऑफ रैगिंग। हाँ जी। और ये रिपोर्ट बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट की गई थी। क्या आप हमारे दर्शकों को इस रिपोर्ट के बारे में बता सकते हैं? हाँ जी, आपका कहना बिल्कुल सही है जी। कि राघवन कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी सुप्रीम कोर्ट में जी। जो कि रैगिंग की मेनेस से डील करती है जी। और उसमें ये कहा गया था कि जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, वो भी जिम्मेदार होंगे अगर वो रैगिंग की गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। जी। उमंग जी, विभिन्न मंचों पर ये देखा गया है कि जो रैगिंग और बुलिंग के जो केसेस होते हैं, ऐसे मामलों को भारतीय दंड संहिता के तहत उन पर जो है कार्रवाई की जाती है। पर जितने भी छात्र, ज्यादातर ये जो केसेस होते हैं ये स्कूल और कॉलेजेस के केसेस होते हैं जो हमारे सामने आते हैं, और जो छात्रों की उम्र होती है वो 18 साल से कम होती है। तो भारतीय दंड संहिता का कानून जो होता है 18 साल की उम्र के छात्रों पर लागू ही नहीं होता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है जी। और इस पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारी इंडियन पेनल कोड के जो प्रोविजंस हैं जी, वो 18 साल से ऊपर के स्टूडेंट्स, छात्रों पे लागू होता है जी। और उसमें कई सेक्शंस हैं जी। 18 साल के ऊपर जो है हमारा आईपीसी लागू होता है। पर अगर जो छात्र 18 साल से कम है और वो भी सीरियस बुलिंग और रैगिंग में लिप्त हैं, तो हम उनके साथ में किस तरीके से डील कर सकते हैं? जी, हमारे देश में जो 18 साल से कम के जो छात्र छात्राएं हैं उनको हम जुवेनाइल ट्रीट करते हैं, उनको हम जुवेनाइल बोलते हैं। और उनके लिए एक स्पेशल लॉ है जो कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत गवर्न होते हैं वो। तो अगर हम उस एक्ट को देखें तो उसमें जुवेनाइल वो उस चाइल्ड को मानते हैं जो कि 18 साल से कम के हैं।
लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने जो एक अमेंडमेंट आई हमारी इस 2015 एक्ट में, जिसमें उन्होंने जुवेनिलिटी की एज 18 से घटाकर 16 कर दी है। अब जो छात्र छात्राएं जो भी चाइल्ड 16 से 18 साल की उम्र का है और वो अगर कोई सीरियस और हिनस ऑफेंस करता है तो उसको भी हम एक एडल्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और उसको केस जो है वो ट्रायबल है बाय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हमारे आईपीसी के प्रावधानों के तहत। हालांकि उन्हें हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। अगर कोई 16 से 18 साल का बच्चा सीरियस और हीनस ऑफेंस में लिप्त है, तो सीरियस ऑफेंस में है तो उसको 3 साल तक की सज़ा है, और हीनस ऑफेंसेस में अगर वो पकड़ा जाता है तो 7 साल से लेके ऊपर तक की उसको सज़ा मिल सकती है। जी उमंग जी, जैसे कि आपने बोला कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिल सकती है, पर कैपिटल पनिशमेंट तो हमारे देश में आजकल वैसे भी एक रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में जो है कैपिटल पनिशमेंट की प्रोनाउंसमेंट होती है। हाँ जी। तो जो हमारी आईपीसी की धाराएं हैं, जैसे कि 329 हो गया, 340, 341 जो हो गया, जो हमारे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, और ग्रीवियस हर्ट जैसे हमारे सेक्शन है, 506 है क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। तो इसमें और अबेटमेंट टू सुसाइड जैसे सेक्शन है जो हम आईपीसी के हम इस्तेमाल करके अपराधियों को सजा दिलवा सकते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हम इन सेक्शंस का कैसे राइटफुली इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, इन सेक्शंस का इस्तेमाल सबसे पहले तो 18 से ऊपर के ही बच्चों और छात्र छात्राओं पे हो सकता है जी। क्योंकि हमारा जो क्रिमिनल प्रोविजंस है वो उन्हीं पे एप्लीकेबल है। और मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, जो हमने अभी डिस्कस किया पहले 16 से 18 साल के बच्चों का, हमारा आईपीसी सेक्शन 82 कहता है आईपीसी का कि कोई भी ऑफेंस अगर 7 साल से कम तक के बच्चों के द्वारा किया गया है तो वो ऑफेंस नहीं है। जी, जहां हमने बात करी लॉ के बारे में, आईपीसी के बारे में, जुवेनाइल एक्ट के बारे में, 18 साल से कम और 18 साल की उम्र से ज्यादा छात्रों के बारे में, और ऐसे व्यक्ति के बारे में कि जो बुलिंग में इन्वॉल्व है, पर क्या एक कानूनी तरीके के अलावा हमारे पास में कुछ और भी है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक समाज में बुलिंग को कम करने के लिए? क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं छात्रों की जिन्हें खुद अपने एक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है कि उनके एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, इसकी समझ उन्हें नहीं है। ये समझ हम कैसे ला सकते हैं छात्रों में? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बुलिंग के ज़्यादातर जो एक्ट्स हैं वो टीजिंग, पंचिंग और कोई ऐसी बात बोल देना जिससे किसी का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाए, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा स्कूल में होती हैं। तो उस तरह के छात्राओं को डील करने के लिए आजकल हमारे स्कूल्स में काउंसलर्स हैं। हमें रिपोर्ट करना चाहिए अगर कोई इंसिडेंट बुलिंग का सामने आता है स्कूल में। बच्चों की बात सुनना और समझना कितना इम्पोर्टेंट है? जी बहुत इम्पोर्टेंट है जी। क्योंकि उनकी बात सुने बिना, उनके साइकोलॉजी को जाने बिना कि वो क्या सोच रहे हैं, उन्होंने क्यों ऐसा किया, ये जाने बिना तो हम इस बुलिंग की बीमारी को ट्रीट ही नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि जो परिवारों में बच्चे जब किसी को धक्का देने की बात करते हैं तो उसे एक खेल जैसे ले लिया जाता है। उसके पीछे की मानसिकता समझना कितना जरूरी है आपको लगता है? जी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो जैसा कि मैंने बात किया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जी, ये भी 16-18 की अगर हम छोड़ दें ग्रुप को, तो जो उससे कम उम्र के बच्चों को वो रिफॉर्मेशन की ही बात करते हैं कि उनको रिफॉर्म किया जाए, उनके लिए चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं, उनको एजुकेट किया जाए जी। और माता पिता को बच्चों की बात को सुनना इसमें बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है माता पिता की। हाँ जी, बच्चे की बात को सुनना और उसे समझना। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। माता पिता को अपने बच्चों से बात करना चाहिए, समझना चाहिए कि वो उसके साथ क्या हो रहा है। अगर उनका बेटा खुद ही बुली है, एग्रेसर है, तो वो भी जानना जरूरी है कि वो उस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। उनके कोऑपरेशन के बिना पेरेंट्स के
इसको टैकल करना बहुत मुश्किल है और टीचर्स को भी एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। जी बिल्कुल, उन तक बात पहुंचानी चाहिए। जी जी। उमंग जी, अभी फरीदाबाद हरियाणा के एक छात्र की आत्महत्या के केस में ये आरोप लगाया गया था कि माता पिता ने ये आरोप लगाया था कि जब बच्चा दादागिरी का सामना कर रहा था तो उसकी जो शिकायत है वो उन्होंने शिक्षकों को करी थी, पर दुख की बात यहाँ ये है कि शिक्षकों ने उसे उस बात पर ध्यान नहीं दिया और बात पर ध्यान ना देने की वजह से छात्र ने आत्महत्या कर ली। तो क्या आपको लगता है यहाँ पर शिक्षक और जो हमारी ये संस्था प्रशासन है उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है? क्योंकि ऐसे केसेस में तो फिर वो भी उतने ही अपराधी हो गए जितने कि दूसरे छात्र। तो शिक्षकों को लेके क्या हमारे पास में प्रावधान है उन्हें दंडित करने के लिए? जी, जैसा कि आपने कहा कि फरीदाबाद हरियाणा में जो दुखद घटना हुई ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। बावजूद इसके कि उन्होंने ये कंप्लेंट टीचर्स तक पहुंचाई थी, उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया जिसकी वजह से ये हुआ। अगर उन्होंने समय पर एक्शन लिया होता उस एग्रेसर, उस बच्चे के खिलाफ कोई स्टेप उठाया होता तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। तो बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन में हम शिक्षकों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, उनकी भी गलती है, ये उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर वो समय रहते कोई स्टेप उठाते तो ये नहीं होता, इसको रोका जा सकता था। जी, हालांकि इस केस में एसआईटी कमेटी का भी जो है वो गठन किया गया है और 306 धारा जो है आईपीसी की वो लगाई गई है हेडमिस्ट्रेस के अगेंस्ट। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आईपीसी की और धाराएं भी हैं जो शिक्षकों को दंडित करने के लिए हम? जी बिल्कुल, आईपीसी की कई धाराएं हैं। अब आपने 306 की बात की, ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में है। हाँ। और अगर क्योंकि शिक्षकों ने सही समय पर कोई स्टेप नहीं लिया तो उनको अब अबेटर कह सकते हैं जी। अगर उन्होंने सही समय पे सही स्टेप्स लिए होते तो शायद ये जान नहीं गई होती। और बहुत से प्रावधान हैं जिसमें आईपीसी की कई धाराएं हैं जिसमें हम अग्रेसर को, जिसमें हम जो इस तरह के चीज करते हैं, एक्ट करते हैं, हम पनिश कर सकते हैं। जैसे कि 294 है, जहां पर अगर आप कोई ऑब्सीन एक्ट और कोई गाना गा रहे हैं ऑब्सीन, तो उसके तहत उनको दंडित किया जा सकता है। उसके बाद जैसा आपने खुद ही बोला था 323 टू 326 तक जो हमारी सेक्शंस हैं, हर्ट, बिल्कुल, हाँ, बाय सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, इवन बाय मींस ऑफ डेंजरस वेपन्स, उसमें हम उनको पनिश कर सकते हैं। फिर हमारे पास सेक्शन 506 है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, 507 है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को भी कवर करता है, जो कहता है कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एन एनोनिमस कम्युनिकेशन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी कवर कर लेता है। जी, तो भारतीय दंड संहिता हमें बहुत से प्रावधान ऐसे देती है जिससे अपराधियों को निपटने में जो मददगार। हाँ जी, बिल्कुल 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 हो सकता। उमंग जी, हमारे देश के कई राज्य हैं जो इस विषय पर विशेष कानून लेकर आए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1909, जिसमें सेक्शन 4 में ये दिया गया है कि अगर कोई भी शिक्षक, जिसमें सेक्शन 4 में ये दिया गया है कि कोई भी अगर बुलिंग की एक्टिविटी में पाया जाता है तो उसमें 2 साल तक की सजा दी जा सकती है और 10,000 तक का जो फाइन है वो दिया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि ये पर्याप्त है? जी, ये पर्याप्त तो नहीं है, और रैगिंग और बुलिंग जैसी समस्या से निपटने के लिए कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला भी नहीं हो सकता है जी। ये डिपेंड करता है हर केस के फैक्ट्स पर और नेचर, क्या नेचर है, कितना ग्रेव है ऑफेंस, उसको देखते हुए ही हमें सजा निर्धारित करनी चाहिए। कई निर्दोषों की इसमें जान भी चली जाती है और कई आत्महत्या के केसेस हैं जो वो भी सामने हमारे आते हैं। हाँ जी। और क्योंकि शिक्षक जो है वो समय पर इस विषय पर ध्यान नहीं दे पाते, तो क्या शिक्षकों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई या फिर टर्मिनेशन ये पर्याप्त रहेगा? जी, टर्मिनेशन भी पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ हमें कुछ प्रावधान भारतीय दंड संहिता में भी
जी। लाने चाहिए जिसके तहत इनको हम सजा दे सकें। जी जी, क्योंकि इसमें ये ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सिर्फ एक घटना के बाद ही कोई अपनी जान नहीं लेता है। हाँ जी, इट्स अ सीरीज Series ऑफ of- इंसिडेंट्स, yes. जिसके बाद कोई मजबूर हो जाता है आत्महत्या करने के लिए। हाँ जी। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ 2 साल तक की सजा इसमें देना एक जस्टिस डिलीवर करने वाली बात है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ तक हमें इसको इस तरीके से देखना होगा कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे और 18 साल से कम, तो 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे जहाँ पर इन्वॉल्व हैं, उनके लिए तो अगर उस केसेस में अगर किसी की जान भी चली जाती है तो हमारे पास कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो कि 304 में डील किया जाता है, और 304A है जहां पर कॉजिंग डेथ बाय एनी नेग्लिजेंट एक्ट है, तो उसमें हम उनको बुक कर सकते हैं। लेकिन जहां समस्या तब आती है जब कोई हिनस या कोई ग्रीवस सीरियस ऑफेंस 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा हो जाती है, तो समस्या हमारी वहां आ जाती है, क्योंकि हमारे पास हमारे एक्ट में सफिशिएंट प्रोविजंस नहीं हैं इस तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए। उमंग जी, कई देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्वीडन, इनके पास में विशेष कानून है ऐसी आपराधिक घटनाओं से निपटने के लिए, बुलिंग से निपटने के लिए। हालांकि भारत में भी, भारत सरकार भी कुछ विशेष कानून लेकर सामने आने की कोशिश कर रही है, जैसे कि मेंटल हेल्थ एक्ट। पर क्या आपको लगता है कि ऐसे एक्ट्स का कुछ डेविस्टेटिंग रिप्रिकॉशंस भी हो सकते हैं? जी, जहाँ तक बुलिंग को टैकल करने की बात है, जैसा कि आपने कहा, हमारे देश में सफिशिएंट प्रावधान नहीं है या कोई स्पेशल लेजिस्लेशन नहीं है जो स्पेशली बुलिंग और रैगिंग से ही डील करता हो। हालांकि कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने स्पेशल लेजिस्लेशन इनैक्ट किया है रैगिंग से डील करने के लिए, लेकिन फिर भी ये काफ़ी नहीं है और हमें एक सेंट्रल एक्ट की भी जरूरत है। उमंग जी, यू थिंक इट्स टाइम टू हैव वन कंसोलिडेटेड एक्ट? जी बिल्कुल, जो बुलिंग के हर पहलू के बारे में विशेष कानून दे। हाँ जी, बिल्कुल, इट्स हाई टाइम कि हमारे पास एक स्पेशल लेजिस्लेशन हो, एक सेंट्रल एक्ट हो जो कि ऑल ओवर इंडिया बुलिंग और रैगिंग जैसे ऑफेंसेस को टैकल और डील करे। उमंग जी, हाल ही दिनों में साइबर बुलिंग जो है वो बुलिंग का सबसे बड़ा रूप बन गया है, और भारतीय दंड संहिता में साइबर बुलिंग को मान्यता देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि साइबर बुलिंग से कैसे डील किया जा सकता है जी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्शन 67 क्या कहता है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आज के समय में साइबर बुलिंग ही बहुत बड़ा रूप ले चुका है इंटरनेट वगैरह के आने के बाद, और स्कूल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा साइबर बुलिंग में इन्वॉल्व्ड हैं, और साइबर बुलिंग हम देख सकते हैं ये पूरे सोशल मीडिया पे है, जो भी हम अपने ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, इनके थ्रू साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा फैल चुका है। उमंग जी, हम अपने इस शो के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए हम बार बार एक बात बोलते चले आए हैं कि पर्याप्त कानून का होना बहुत ज़रूरी है। पर क्या आपको नहीं लगता कि पर्याप्त कानून से ज़्यादा जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है? किसी भी विषय पर जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि एक कानून का होना बिल्कुल एक वस्तु का एक डिब्बे में बंद होने के समान है। जब तक उसके बारे में जागरूकता नहीं होगी, हमें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा, हम वो अधिकारों का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को सामने आकर इस विषय में भी जानकारी को बढ़ाना बहुत जरूरी है? हम में से ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जिन्हें यूजीसी गाइडलाइंस, राघवन कमेटी रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं पता है। हमें अपने बच्चों के अधिकारों के बारे में उतनी जानकारी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है इस विषय पर भी जागरूकता को बढ़ाने की जरूरत है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ कानून होने से ही किसी समस्या का
समाधान नहीं होता है। हमें जागरूक रहने की भी ज़रूरत है। हम बच्चों के माता पिता को पता होना चाहिए कि इस तरह के मिनेस से किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। उनके पास क्या कानून के प्रावधान हैं जिनका वो इस्तेमाल करके अपने बच्चों को इस तरह की ऑफेंसेस से, क्राइम से बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, उन्हें कानूनी सलाह लेनी चाहिए। अगर कोई दुविधा है तो वो अपने किसी अच्छे वकील के पास जाकर कानूनी सलाह वगैरह ले सकते हैं। जी, और सरकार को भी जागरूकता बढ़ानी चाहिए। जी, सिर्फ पर्याप्त कानून का होना ही जरूरी नहीं है। जब तक हमें उस विषय के बारे में जानकारी नहीं है, जब तक हम जागरूक नहीं है, हम अपने अधिकारों के बारे में समझते नहीं है, तो वो कानून का इस्तेमाल हम उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। उमंग जी, आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और अपना अनुभव हमसे शेयर किया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश, बुलिंग यानी दादागिरी के बारे में। हमारे आज के खास मेहमान अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट उमंग शंकर जी के साथ। एक सामान्य व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली एक भी आपराधिक घटना उसके जीवन पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है, जबकि बुलिंग और रैगिंग में लगातार और बार बार आपराधिक घटनाएं और अत्याचार शामिल होते हैं। बार बार ऐसी आपराधिक घटनाओं का सामना करना किसी व्यक्ति के जीवन में डर भर सकता है, जिससे वो एक सामान्य जीवन जीने में असमर्थ हो जाता है। जब अपराध कई घटनाओं का गुणज है, तो सजा भी ऐसे गुणकों पर आधारित क्यों नहीं है? हर घटना की सजा क्यों नहीं है? क्या प्रावधान बेहतर किए जाने चाहिए जिससे अपराधी डरे हुए महसूस करे? क्या यह समय इस विषय के बारे में पुनर्विचार का नहीं है? ईमेल कीजिए आपकी राय या कोई भी प्रश्न। जिम्मेदार बने, सजग रहें। इस सप्ताह के लिए मैं निशा पंत लेती हूं आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी चैनल पर, इसी समय, एक नए मेहमान और एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।